चलिए अब लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में ले चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र शर्मा को सुनिएगा, संबोधित कर रहे हैं समारोह में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस संविधान हत्या दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको अभी आपने सुना ऐसे सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी जयपुर की सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय अशोक परनामी जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री श्रीमान श्री नाथू सिंह गुर्जर साहब, सिविल लाइन के हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, हवा महल के हमारे विधायक बाल मुकुंदा आचार्य जी, प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा जी और पूर्व सांसद हमारे राम कुमार जी और सभी हमारे लोकतंत्र सेनानी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये वो लोग सामने बैठे हैं। अभी तो आपके सामने सिर्फ दो लोगों ने अपने जीवन की गाथा और उन्होंने लोकतंत्र सेनानी के रूप में किस तरह से काम किया वो आपने सुना। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और विशेषकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं जो आज राजनीति में काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपना समय थोड़ा सा समय निकाल करके आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट हमारे इन लोकतंत्र सेनानियों की कहानी जरूर सुनना। इनके साथ बैठकर तो आपको अनुभव होगा कि राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। इनके अंदर जो अनुभव है, इनके साथ जो हुआ है, हम कह सकते हैं कि उस समय आपकी उम्र क्या होगी। आपकी उम्र 25 साल और 30 साल, 32 साल, 35 साल, इससे ज्यादा नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और ये उम्र वो उम्र होती है जो जीवन को दिशा देने का काम करती है, परिवार को दिशा देने का काम करती है। उन व्यक्तियों के 19 महीने, 22, 23 महीने अगर जेल में निकल जाए तो उनके परिवार का क्या होगा? उन्होंने जीवन में क्या सोचा था और क्या हुआ? आज भी अगर उनकी कहानी आप सुनोगे तो निश्चित रूप से उनके मन की पीड़ा निकल नहीं सकती है, क्योंकि वे सोच उनकी ये थी कि मेरे को क्या करना है। लेकिन जब वो राष्ट्र पर विपत्ति आई, उन्होंने देखा कि इस राष्ट्र को बचाने का काम कौन करेगा, यह आवश्यक था। क्योंकि वो बात मात्र 25 साल बाद थी। संविधान लागू हुआ था 1950 में और ये 1975 की कहानी है। उनके अंदर वो भाव भी था जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनके पूर्वजों ने, परिवारजनों ने लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि आपने देखा था देश की आजादी के लिए
हमारे लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मां भारती के लिए। मित्रों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि उस समय भी यही बात थी कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे, और तमाशा देखने का उनका कोई ये नहीं था, लेकिन हां था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, इसलिए वो तमाशा देख रहे थे। क्योंकि उस समय देश छोटी छोटी रियासतें कबीलों में बटा हुआ था। लोग सिर्फ कबीलों की और जाति की बात को उस समय करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत मां का नारा लगा, वंदे मातरम का नारा लगा, वो लोग एक साथ तैयार होकर के गए, और जब वो लोग आए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो लंबे अंतराल के साथ हम लोगों को उसमें सफलता मिली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मित्रों, ये जज्बा होता है राष्ट्र के प्रति, जो हमारा समर्पण है वो होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी बात इस तरह की आती है उसके लिए सजगता से रहें। आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर के आप देख रहे हैं कि 12 साल पहले किस तरह की स्थिति होती थी। जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की खातिर इस देश को बंटवारा करने का काम किया हो, स्वार्थ की खातिर उन्होंने आपातकाल लगाए हो, संविधान की हत्या की हो, वो आज हमें सीख देने के लिए बात कर रहे हैं। वो आज हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया, उन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आज वो महात्मा गांधी जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दुआई देते हैं, अरे तुम्हारे ये मंसूबे हैं, ये आपके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मंसूबे हैं, बाकी राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज भी देख रहे हो उनकी सोच और मानसिकता किस तरह की है। इन्होंने जिस तरह से संविधान की हत्या की, लोगों को, पत्रकारों को, स्वयंसेवकों को, राष्ट्र प्रेमियों को जेल की सलाखों में उन्होंने डाल दिया। आज आप देख रहे हैं, इनमें से कई तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने शुरू में ही उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पूरी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि ये राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए रात के अंधेरे में जाकर के घरों से गिरफ्तार करके और इनको जेलों के अंदर डाल दिया गया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि यह बात हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए, हमारे युवाओं को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से संविधान की हत्या की। ये लोकतांत्रिक सेनानियों के योगदान को रेखांकित भी करना चाहिए, और ये कम बात नहीं है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया था, और लोकतंत्र सेनानियों ने हमारे संविधान को बचाने का काम किया है। हम देखते थे, 10 साल की उम्र हमारी थी लगभग उस समय, लेकिन परिवार जुड़ा हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो हम देखते थे कि रात को ये किस लिए आते हैं, कहां जाते हैं, किसकी व्यवस्था करते हैं, किसी को खेत पर सुलाते हैं तो किसी को कहीं सुलाते हैं। ये सारी स्थिति उस समय हम देखते थे। बड़ी विपरीत स्थिति थी। दिन रात लोगों के मन में यह भय व्याप्त होता था कि वो रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है, उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे, वो भी घूमते थे, परेशान होते थे, रात को सोते थे, कहां सोते थे। यह स्थिति पैदा हो गई थी। कई बार हम देखते थे, पेपर आते थे, वहां से कोई दे करके जाते थे, बंडल आते थे,
छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाते थे, इनको इधर दे आओ, इनको इधर दे आओ, हाथ में लगे रहते थे। पुलिस आती थी, वो उन पेपरों को उन बच्चों के हाथ में कहां से मिले, छोटे छोटे बच्चों को पूछते थे, कई बता देते थे। उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है। किस तरह की यात्राएं उस समय लोगों ने झेली थी। मित्रों, आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार से नई पीढ़ी को हमें अवगत कराना चाहिए। और मैं मेरे लोकतंत्र सेनानियों को भी कहना चाहता हूं, देखो, ये आपको भी हमारी पीढ़ी को बताना चाहिए, आपका संघर्ष कम नहीं है। आपने संविधान बचाने के लिए आपका जीवन जितना कष्ट में हुआ, और कई का तो मैं सुनता हूं, मैं बैठता हूं, मैं देखता हूं कि उनके जीवन में जो खुशहाली आनी चाहिए वो आज तक नहीं आई, क्योंकि जो उनके विचार थे, जो करना चाहते थे, वो आज तक उनके परिवार खंडित और विखंडित हो गए। हम उसका कोई मोल नहीं दे सकते, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका परिवार बिखर गया। जीवन के अंदर जो खुशहाली आनी चाहिए वो नहीं आई। कई के पिताजी उस समय चले गए, माताजी चली गई, वो उनसे मिल नहीं पाए। उनके मन में हमेशा पीड़ा रहेगी कि मेरे पिताजी माताजी को अगर मैं कहीं अस्पताल में दिखा देता तो हो सकता है कुछ दिन उनका जीवन और चल जाता। ये बहुत सारी पीड़ा हैं जो उनके मन में है। ये हमें आने वाली हमारी पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि किस तरह की यात्राएं आपको संविधान बचाने के लिए सही थी। साथियों, वर्ष 1975 उस समय कांग्रेस सरकार ने 25 जून को लगाया, और वो पूरी बात माननीय घनश्याम जी ने बताई कि किस तरह से इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया गया था, और उन्होंने इस तरह इमरजेंसी लगाई। ऐसा घटनाक्रम की स्मृति बनाए रखने का अपना महत्व है। मित्रों, हम सब वो लोग हैं जो सबसे पहले आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो मां भारती को पुष्पांजलि हमने की, उनको श्रद्धा सुमन माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिए। हमारा पहला शब्द भारत माता की जय से निकलता है, क्योंकि हमारी पार्टी का विचार है कि पहले हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। पहले हम राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं, और व्यक्ति को तीसरे स्थान पर हम रखते हैं। जब कोई व्यक्ति संविधान की आत्मा को कुचलता है तो देश को किस तरह बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। हमारी नई पीढ़ी को भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटने वाले इस घटनाक्रम को परिचय कराना होगा। इसी सोच के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। संविधान हत्या दिवस हमें आपातकाल के दौरान देश के लोगों पर हुए अत्याचार को याद दिलाता है। और मैं प्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज के समय में शायद आप उसका अनुभव नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे उन लोगों ने, प्रेस के लोगों ने जेलों के अंदर डाल दिया गया। उनका क्या कसूर था, उनकी कितनी हालतें खराब हुई, आप सभी एक बार उनके बारे में भी आपको सोचना होगा। आपातकाल के दौरान न केवल लोगों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया, बल्कि देश जेल खाना बन गया था, क्योंकि जितनी जेल थी उन सभी को पूरी तरह से जनता, उसमें जो ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे उन सभी को अंदर डाल दिया गया था। विपक्ष के लोग सभी अंदर थे, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे सभी नेता जो थे। राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत, जगदीश प्रसाद जी माथुर, सतीश चंद्र जी अग्रवाल, हमारे बहुत ऐसे सारे नेता, जोधपुर के हमारे राजेंद्र गहलोत जी, बम जी, बहुत सारे लोग जो थे उनको जेलों में डाल दिया। आप सभी जानते हैं, अगर जिले की कहानी देखोगे तो हर जिले में लगभग 500, 700, हजार लोग हमारे राजस्थान के लोग जेलों में थे। मित्रों, सेंसर लगा दिया गया था, और एक बात और आपने देखी होगी, लगभग 26,000 सरकारी
और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पहले ही 51 साल हो गए, उनको पहले से ही सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनको भी हटा दिया गया था, जो राष्ट्रवादी लोग जिन्होंने सरकारी महकमे में रहते हुए अगर उनका विरोध किया तो उनको भी उन्होंने हटा दिया। आज 51 साल हो गए हैं। आज क्योंकि आपातकाल जब लगा था 1975 में, आज उसको 51 साल हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि उस समय आज के जो हमारे सभी हैं वो 65 साल से 70 साल से ऊपर के हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियां हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनके जीवन में आज उस समय की जो कड़वाहट है ये जिंदगी भर नहीं निकल सकती। और मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने भूमिगत रह करके काम किया। आपके सामने आए हैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके घर बार बार की चिंता कर रहे थे। लोग उनको पकड़ने जाते थे, लेकिन हमारे संघ के स्वयंसेवकों को इस तरह से रखा कि वो परिवार की देखभाल भी करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों से, हमारे उस समय के हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने परिवारों का भी ध्यान रखा। और हर व्यक्ति के घर कोई ना कोई पहुंचे, एक पालक के रूप में एक व्यक्ति दिया जो उनके परिवार की चिंता करे, किसी तरह से उस परिवार को दिक्कत नहीं हो। यह काम भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने इस काम को किया। कई लोग तो संत बनकर कभी गांव में अगरबत्ती की पैकेट ले जाते थे, साइकिल पर वहां जाते थे, कभी चद्दरें लेकर के जाते थे बेचने के बहाने, उस तरह से काम किया। कई रूप में उन्होंने काम किया। आप देख सकते हैं आज अगर हम बात करें कि किसी के घर जाएं अगरबत्ती बेच के, या किसी और सामान को लेकर के जाएं, या चद्दर बेचने जाएं, या महिलाओं का सामान लेकर के बेचने जाएं, पेटी बना करके उसको लेकर के जाते थे, वहां जाते थे, सामान बेचते थे, फिर उन परिवारों से मिल करके आते थे, उनकी कुशलता लेकर के आते थे। किस तरह के कष्ट उस समय अपने ही देश में। आपको क्या लगता है कि ये काम जब उन्होंने किया तो क्या ऐसे ही किया, या उनकी मजबूरी थी कि अपने लोगों को किस तरह से संबल देने का काम उन्होंने किया? मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र सेनानियों के बीच में बैठ करके हमें यह काम करना चाहिए। वे मीसा अधिनियम के तहत जेल में बंद लोगों के घरों में जाते थे, परिवार से बातचीत करते थे, उनके इलाज की व्यवस्था करते थे। इन सबके प्रयासों से आपातकाल के बाद चुनावों में ऐसे अत्याचार करने वालों की हार हुई थी। और ये आपने देखा कि देश के अंदर जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की उस समय सरकार बनी, और उससे पहले हमारे जनसंघ और ऐसे जो जितनी भी पार्टियां थी, अधिकतर पार्टियों का विलय हुआ और एक नए राजनीतिक दल की स्थापना हुई, और वो था जनता पार्टी। और जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री उसमें बने थे। लेकिन कई कारण ऐसे थे जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग तो बिना राज के रह नहीं सकते, और उस समय इन्होंने उसमें फूट डाल करके 3 साल बाद आपसी मनभेद के कारण वो सरकार भी हमारी चली गई। और उसके बाद जब वो एक मुद्दा उठाया गया था दोहरी सदस्यता का, वो भी आप जानते होंगे, वो दोहरी सदस्यता का उठाया, जिसमें हमारे जनसंघ के लोग उसमें अलग हुए, और 6 अप्रैल 1980 को एक दूसरे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में गठन किया। और वो गठन आज आप देख रहे हो, जो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ बना, और 6 अप्रैल 1980 को वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुआ। और उन राष्ट्रवादी लोगों ने जब जनसंघ बनाया, और आज अगर आप देखोगे वो उनका लगाया हुआ छोटा सा पौधा आज बट वृक्ष बन गया, बट वृक्ष बन गया। आज देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसमें हमारे उन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
और इसमें हमारे लोकतंत्र सेनानियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप देख रहे हैं कि पहली बार 2014 में उन्होंने देश में वंशवाद की राजनीति को उखाड़ फेंकने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, जिन लोगों ने स्वतंत्रता से लेकर के लंबे समय से इस देश पर राज किया, भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण के आधार पर देश का बंटवारा किया, तुष्टीकरण के आधार पर देश में राज किया, वो लोग हमें संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की हमेशा परवाह कभी नहीं की, संविधान को तोड़ने का काम किया। मैं लोकतंत्र सेनानियों को आज इस कार्यक्रम में उनको नमन करता हूं। आपातकाल की अनेक तकलीफों को सहा, जेल गए, तानाशाह के खिलाफ योद्धा बनकर के लड़े। आपने देश में लोकतंत्र में संविधान को बचाने का जो संघर्ष किया, उसकी मूल भावना के अनुरूप ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लोकतंत्र एवं संविधान मजबूत बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर संविधान निर्माताओं को सम्मान किया, साथ ही हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे। राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, क्योंकि आपको यात्रा का भी और इसका भी जो लोग जा सकते हैं, हमारे लोकतंत्र सेनानी, आप जहां जा सकते हैं। मैं माननीय घनश्याम जी से और हमारे राजेंद्र गहलोत जी भी उसमें होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, हमारे परिणामी जी भी उसमें होंगे। आपको ये व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि आपको अपने जीवन की कुछ गाथाएं लिखना भी आवश्यक है। मैं राजेंद्र राज जी आए हैं क्या? राजेंद्र राज जी कहाँ हैं? हमारे राजेंद्र राज जी हैं। आपसे भी मैं कहूंगा कि आप इन सभी लोकतंत्र सेनाओं की, इनके मुंह उस समय की जो कहानी है, उस कहानी को आप पूरी तरह से बनाओगे। और इसमें माननीय घनश्याम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, परिणामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, ऐसे लोग उसमें शामिल होंगे जो इनकी, क्योंकि उस समय की इनकी गाथा को हम उनके मुंह से 10 मिनट 5 मिनट में सुने, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता हो तो इनकी कहानी सुन करके लिखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने उस समय हमारे लोकतंत्र को बचाया था। इसलिए यह भी आवश्यकता हो कि वो लिपिबद्ध पूरी तरह से हो। अब घनश्याम जी कह रहे हैं कि मैं वहां गया, लेकिन उन्होंने तो किताब में लिख दिया होगा, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो किताब में लिखा ही नहीं कि उनके हाथ अभी मेरे को दिखाया, वो निशान आज भी उनके हाथ में है। ये सारी बातें अब चैन सिंह जी हमारे बैठे, चैन सिंह जी का मैं देखता था जब ये एडिशनल एसपी थे, इनके मन में उस तरह की तड़प थी, क्योंकि उन्होंने वो दंश झेला है, वो देखा है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को, आपको भी ये प्रण लेंगे कि हमको भी 10, 20, 25 लोगों को हमारे उस समय की कहानी, जो हमारे जेल के अंदर आपने जो सहा है, देखा है, उसको उनको बताने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है, संविधान को बचाने का पाखंड करती है, लेकिन मैं कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपातकाल की घोषणा से पहले संसद की सहमति ली गई थी? क्या देशवासियों और विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? कांग्रेस ने लोकतंत्र के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनने का काम किया। आज कांग्रेस के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पर संविधान बदलने का बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईना दिखाना चाहते हैं। हकीकत में कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान में इतने संशोधन किए कि उसे मिनी संविधान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी, अनुच्छेद 14 भी बदल दिया, अनुसूची बदल दी गई और 40 अलग अलग क्लॉज में भी बदलाव किए गए, नए अनुच्छेद शामिल किए गए, नए खंड डाले गए। 42वें संविधान
संशोधन ने तो संविधान की बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया गया था। 51 वर्ष के बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज भी कांग्रेस की नीयत वैसे ही तानाशाही की नीयत है। मित्रों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह देश कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज हमारे उस संविधान की हत्या की गई थी। आज के दिन संविधान को उछाला गया था। जैसे संविधान की शपथ लेकर के हम चलते हैं, जैसे संविधान से हमारा देश चलता है, ये कांग्रेसी संविधान सिखाएंगे हमको। इन्होंने हमेशा संविधान को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज का दिन आपातकाल की निंदा करने और हमारे युवाओं के लोकतंत्र के सजग पैरी बनने के संकल्प लेने का दिन है। संविधान और उसकी भावना की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस भावना से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। एक बार पुणे में संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान का लिए मैं नमन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आने वाले युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि इनसे हमें सीखना चाहिए। देश के हित में जो निर्णय लेने होते हैं उनमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी जोरदारी के साथ हम सबको सहयोग करना चाहिए। और हम ये करते हुए हम जो विकसित भारत 2047 का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम मिलकर के उसको पूरा करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, जो एक आम गरीब आम व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हमारी ये गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे हमारे देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो। आपने देखा है आज का भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले तो क्या होता था आप सबने देखा है, लेकिन अब तो अंदर घुस के मारने वाला भारत है। यह मजबूत भारत है। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार डबल इंजन की सरकार है उसे भी मजबूती प्रदान करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 भी बनाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपने जिस प्रकार से लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह 2026 को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उन्होंने संबोधित किया और कुछ अहम घोषणाएं भी की। बेहद अहम, लोकतंत्र सेनानियों को हर माह मिलेगी अब 30,000 रुपए सम्मान निधि। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जिनमें सम्मान निधि में बढ़ोतरी की। इसके अलावा जिक्र उन्होंने संबोधन के दौरान आपातकाल का किया, उस वक्त की स्थिति की क्या, और तब और आज के भारत में क्या अंतर है और आज का भारत कितना मजबूत है, इसका जिक्र उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान किया। ये अहम तस्वीरें कार्यक्रम की। तो बेहद खास ये कार्यक्रम था, खास मौका, और इस दौरान बड़ी घोषणा की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। लोकतंत्र सेनानियों को अब 25,000 रुपए मासिक सम्मान निधि मिलेगी। राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की भी घोषणा की गई है। राजस्थान रोडवेज में सेनानी फ्री यात्रा कर सकेंगे जो लोकतंत्र सेनानी है, और जो मासिक सम्मान निधि थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और अब मिलेगी इन्हें 25,000 रुपए मासिक सम्मान निधि। तो ये अहम घोषणा अपने संबोधन के दौरान इस कार्यक्रम में की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कई अहम और चेहरे भी मौजूद रहे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और चलिए, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद खास कार्यक्रम था, खास मौका, विस्तार से एक बार जानना चाहेंगे आपसे इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अहम था, सीएम का संबोधन और घोषणा भी। जब उनका सम्मान हो, खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करना है। आप लोग अपने स्थान पे ही रहेंगे। सम्मान हो रहा है और तमाम जो प्रमुख नेता। योगेश जी, कार्यक्रम क्योंकि जारी है और इसलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्गापुरा जयपुर से सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद है, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, और ये आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पुष्पांजलि भी इन्होंने अर्पित की और संबोधित किया कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह 2026 की अहम तस्वीरें।
और बड़ी घोषणा थी, लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान निधि में बढ़ोतरी की गई है। 20,000 की जगह अब इन्हें 25,000 रुपए मिलेगी सम्मान निधि के तौर पर। लोकतंत्र सेनानी को हर माह मिलेगी 30,000 रुपए की राशि। बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जिससे सम्मान निधि बढ़ोतरी की गई।